गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम चित्रा लखेड़ा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने टैट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आई होप आपके जितने भी सपने हैं इस साल वो पूरी तरह पूरे हो जाएं, कोई भी सपना अधूरा ना रहे। पिछला साल जैसे थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स में गया, लेकिन ये साल एकदम जिसे कहते हैं ना कि हवाई जहाज़ की स्पीड से जाए और आपके सारे सपनों को साकार करता हुआ आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना 6th चैप्टर, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, जिसको हिंदी में बोला जाता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। लास्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स मतलब होता है अलग अलग मंडल। तो उसमें हमने सबसे पहले एक मंडल का जिक्र किया था, वो था हमारा सबसे ऊपर वाला मंडल, जिसे कहते हैं हम भूपर्पटी या फिर स्थल मंडल, जिस पर हम लोग रहते हैं, जो ठोस सरफेस था, जो चट्टानों और किससे बना था, मिट्टी की पतली पतली परतों से। तो आज हम स्पेशली स्थल मंडल के बारे में ही बात करेंगे। स्थल मंडल में कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग खंड पाए जाते हैं, क्यों। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ही सोचो कि जब हम लोग घर पर रह रहे हैं, हमारा बिल्कुल प्लेन समतल एरिया में हम रहते हैं, मार्बल वगैरह बिछा एकदम प्लेन होता है सरफेस। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर जाते हैं, तो कैसे होते हैं, कई जगह प्लेन रोड है, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। आगे चलते हैं तो कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं पर कुछ है। तो मतलब हमें एक जगह समतल एरिया हर जगह नहीं मिलता। यानी कि ये जो है, ये लाइन बिल्कुल सही कि सतह यानी स्थल यानी सरफेस कैसी है, ऊपर नीचे असमान, एक समान ना होना। कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर समतल एरिया है, कहीं पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप लोग हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिख जाती हैं आपको। तो एक जैसा प्लेन एरिया हमें कहीं नहीं मिलता है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। जब अलग अलग हैं तो अलग अलग उन्होंने अपनी आकृतियाँ बना ली हैं। और ये आकृतियाँ क्यों बन रही हैं? देखिए, ये ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये क्या थी, हमारी भूपर्पटी। और भूपर्पटी को ही हमने किसमें दो भागों में बांटा था, स्थल और जल में। स्थल और जल मंडल में स्थल 29% की आज हम बात करेंगे। तो ये जो भूपर्पटी है, इस पर अगर हम लोग चलते हैं अलग अलग जगहों पर, तो ये क्यों हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में दिखाई देती है। मतलब कहीं पर प्लेन एरिया आ रहा है, कहीं पर थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, कहीं पर क्या कहते हैं बंजर ज़मीन है, कहीं पर कैसा है। तो ये असमानता क्यों है? आप देखोगे कि पृथ्वी, अगर हम भूपर्पटी से थोड़ा सा अंदर की तरफ खुदाई करें, थोड़ा सा भूपर्पटी के अगर हम अंदर जाएं, तो हमें पृथ्वी की एक दूसरी लेयर मिलेगी। हम पृथ्वी को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा हुआ है, ये अपने लिए। वैसे आज तक पृथ्वी के अंदर कोई नहीं पहुंच पाया है, और बहुत मुश्किल है वहाँ पहुंचना, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और हम लोग नहीं जा पाते अंदर। बहुत ही कम, जैसे कहते हैं ना कि हार्डली 6 किलोमीटर तक ही माइनिंग हुई है आज तक, जिसे खनन बोला जाता है। उससे 6 किलोमीटर तक ही हम अंदर गए हैं, उससे आगे हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ। तो अगर माना जाए, अगर ये है, अगर हम अंदर जाते खुदाई करते हैं, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो सेकंड वाली परत है, ये कहलाती है हमारी मेंटल। और ये जो है, ये छोटा सा सबसे अंदर का भाग, ये कहलाता है हमारा कोर, जिसे हिंदी में बोलते हैं करोड़, जो किससे बना हुआ है, लोहे और निकिल से। थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ये आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है आगे के चैप्टर्स में, मगर ये अगर आप समझ लोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है। आसपास आपने देखा है, लेकिन वो क्यों है ऐसा सरफेस हमारे आसपास, ये अगर समझ लिया तो पूरा चैप्टर आप समझ लोगे। तो मैंने बताया आपको, ये सबसे
ऊपर की लेयर जो होती है पृथ्वी की, सबसे पतली लेयर है भूपर्पटी। अगर हम अंदर जाते हैं तो ये वाला एरिया जो है ये क्या है हमारा, ये मेंटल, ठीक है। और ये वाला एरिया, ये भूपर्पटी पूरी हो गई, ये मेंटल यहाँ तक आ गया है, और ये एरिया हमारा कोर है। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये कैसा पाया जाता है, ये लिक्विड में है। मैंने कहा था जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी और कहते हैं ना कि दाब बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये जो कोर है हमारा लोहे से बना हुआ, तो इसने क्या कर रखा है, इसने पृथ्वी को अपने पास बांध रखा है। ये जो लोहे का आप देख रहे हो ना कोर, ये पूरी तरह लोहे और निकल से बना हुआ है, पृथ्वी का जो बिल्कुल अंदर का पार्ट है। और इसी की वजह से इसी ने क्या कर रखा है, पूरी पृथ्वी को अपने आप में जो है ग्रेविटी, आप कहते हो ना कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमारी अर्थ में, तो यहाँ से इसकी पुलिंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी ने ही सारी लेयर्स को अपने में पकड़ रखा है। यहाँ तक कि वायुमंडल में भी अगर कोई भी चीज़ आती है पृथ्वी की तरफ, तो ये अपनी पुलिंग फोर्स ऐसी होती है कि अपनी तरफ खींच लेता है उन्हें। तो इतनी ज़्यादा पावर है। तो यहाँ से ये दबाव लगा रहा है और यहाँ से ये लगा रहा है, तो ये एरिया कैसा होता है हमारा, दोबारा से बना देती हूँ, ये पर्पटी है हमारी, और ये हमारा भाग क्या है, मेंटल, और ये हमारा है कोर। तो ये जो लिक्विड है ये बिल्कुल स्थल मंडल के नीचे पाया जाता है। सबसे पतली लेयर पृथ्वी की, थिनेस्ट लेयर कौन सी है हमारी, भूपर्पटी। और भूपर्पटी क्या, हम उसके स्थल मंडल भी बोल सकते हैं। स्थल के भाग के नीचे ही दूसरी परत है हमारी मेंटल। हमें सिर्फ इससे काम है। तो पृथ्वी के अंदर ये जो अगर मेंटल है, तो मैंने आपको बताया था इसमें दाब और ताप इतना ज़्यादा होता है कि जो रॉक्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, द्रवित हो जाती है, मतलब लिक्विड में हो जाती है, मेल्ट हो जाती हैं ये। और कैसे होता है, लिक्विड मैटर पाया जाता है इसमें, लिक्विड मैटर। और आपको पता है कि लिक्विड क्या होता है, मैंने पिछली बार बताई, पानी अगर कोई चीज़ है तो हमेशा क्या होगा, मूवेबल होगा। तो ये जो लिक्विड मैटर है ये ऐसे घूमता रहता है, और यानी कि ये मूवेबल है। तो अर्थ के अंदर भी अलग अलग मूवमेंट चलती रहती हैं। अर्थ के अंदर भी क्या होती हैं, अलग अलग मूवमेंट्स चलती रहती हैं। ये देखिए, अब अर्थ के अंदर से अगर कोई मूवमेंट होगी, अब अच्छे से समझना, अर्थ के अंदर से अगर कोई मूवमेंट होती है तो उसे बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस। मैंने आपको बताया था ये मेंटल वाला एरिया है और ये लगातार मूव कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके लिक्विड आसपास ऐसे गोले में घूम रहा है। तो ये मूवमेंट कर रही है, तो इसे बोलते हैं अंदर वाली मूवमेंट को इंटरनल प्रोसेस। और एक होता है बाहर वाली मूवमेंट। अंदर वाली मूवमेंट जब ऊपर जाती है, ये इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट धीरे धीरे ये वाली जो हमारी लेयर है इस पे जोर मारता है। जब मेंटल, ये वाला जो लिक्विड पोर्शन है मेंटल वाला, ये देखिए, जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कन्वेक्शन के कारण क्या होता है, ये जो रॉक है, ये पर्पटी है, इस पर छोटी छोटी ये दरारें करना शुरू कर देता है। जब ज़्यादा ही इसके अंदर पावर आ जाती है, ये बाहर निकलने, हीट क्या होती है, हीट को रोक नहीं सकते, तो क्या कर देती है, ये वाले स्थल को ये काटना शुरू कर देती है। दोबारा से बता रही हूँ, पृथ्वी में दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है अंदरूनी, जिसे कहते हैं अंदर से हो रहा है, और कौन से वाले भाग में, ये वाला मेंटल वाला हिस्सा। मेंटल क्योंकि लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पाया जाता है वहाँ पे, रॉक्स वगैरह। तो ये जो है ये लिक्विड, ये एक तरह से ऐसे घूम रहा है मैटर, और ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है। अब मैं बताऊंगी कि ये क्यों मारता है, इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया कि एक तो होता है हमारा इंटरनल प्रोसेस, जिसे बोलते हैं आंतरिक क्रिया, पृथ्वी के अंदर चल रही है। हम सबके भी अंदर दो क्रियाएं चलती हैं, आपको पता है। अंदर हमारा मन, अंदर हमारे शरीर के अंदर कुछ और क्रिया चल रही होती है, और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो अलग प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक आंतरिक क्रिया पृथ्वी के अंदर जो हर पल चल रही है। इस वक्त अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी भी पृथ्वी के अंदर ये मूव कर रहा है ये, लेकिन इतनी धीरे धीरे
प्रोसेस होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इसका असर कहाँ पता चलता है? इसका असर स्थल पर, क्योंकि हम लोग स्थल में रहते हैं। मैंने आपको कहा कि हम लोग यहाँ नहीं जा सकते, तो हम इसका जो एक्शन है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका एक्शन का रिएक्शन हमें कहाँ मिलता है? हमारे लैंड पर। कहाँ मिलता है? हमारे लैंड वाले पोर्शन पर। ठीक है, इसका एक्शन यानी अंदर के एक्शन का रिएक्शन कहाँ मिलता है? स्थल वाले भाग पर, ये वाले, क्योंकि हम इसी को ही देख सकते हैं और यहीं पर हम रह रहे हैं। हम अंदर नहीं देख रहे कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि अंदर से जो आ रही है मूवमेंट, जो हो रही है, उसका फर्क किस पर आ रहा है? हमारे सरफेस यानी लैंड पर। और कुछ होते हैं बाहरी, बाहर से जो देते हैं उसे कहते हैं बाह्य क्रिया, यानी एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल क्रिया या फोर्स भी बोल सकते हैं उसे, बल। बाह्य क्रिया भी कई बार हवा, पानी आते हैं। वो क्या, कई बार आपने देखा उड़ीसा वगैरह के जो तटों पर बहुत तेज हवा चलती है, साइक्लोन आ जाते हैं, बड़े बड़े तूफान, तो अपने साथ वो पेड़ के जड़ों तक को बहा के ले जाते हैं, मतलब उड़ा के ले जाते हैं। तो क्या होता है, स्थल का ये भाग टूट कर कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़। अगर ये ट्री है, ये टूट कर चली गई इधर, तो क्या हो जाएगा, ये खड्डा पड़ जाता है। तो यानी स्थल पर और कौन अटैक कर सकता है? ये बाह्य क्रिया। दो तरह से स्थल पे चेंजेस आते हैं, या स्थल को बोल सकते हैं एक अटैक है, कि जैसे आंतरिक क्रिया हो रही है अंदर लगातार, वैसे बाह्य क्रियाएं भी होती हैं अर्थ पर। कई बार बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, जैसे मानसून में क्या होता है, जगह जगह गड्ढा में पानी भर जाता है, तो लैंडस्लाइडिंग इसी का ही कारण है। क्या होता है, वो अंदर अंदर पहाड़ों में जाता है, उन्हें खोखला कर देता है। तो क्या होता है, हमारा लैंड वाले हिस्से में फ़र्क लगा, पोजीशन चेंज हो गई, पहले कुछ और आकृति थी, अब टूटने के बाद कुछ और हो गई, ऊबड़ खाबड़ एरिया हो गया, उसको वापस बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो यानी कि दो क्रियाएं ऐसी हैं जो पृथ्वी के सरफेस को एकदम बदल देती हैं। स्थल भाग को बदलने में दो क्रियाएं पृथ्वी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक उसकी हो गई आंतरिक क्रिया, जो अंदर से फोर्स कर रही है, अंदर से प्रेशर डाल रही है, और एक उसकी है बाह्य क्रिया, जो बाहर से प्रेशर डाल के या बाहर से एक्टिविटी करके क्या कर रही है, बाहर वाले स्थल को, ये वाले भाग को एकदम बदल दे रही है। तो इसका स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि कुछ ऊपर हैं, कुछ धसे हुए हैं, कुछ एकदम प्लेन है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप, कौन सी दो प्रक्रियाएं हैं? आंतरिक प्रक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम। याद रखिएगा, पहले ये क्रिया होती है, उसके बाद स्थल पर निशान आते हैं, मतलब उसका जो मैंने आपको बताया, पहले एक्शन होता है, बाद में रिएक्शन आता है। यानी कि आंतरिक क्रिया क्या होगी, हमारा बॉडी में भी क्या है, पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बने हैं, उसके बाद एक्सटर्नल आए हैं। तो सेम पृथ्वी का भी वही है, अंदर जो है, पहले पृथ्वी के अंदर मूवमेंट चलती है, और बाद में उसका जो रिएक्शन होता है, बाद में हमें लैंड पर नजर आता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। तो इसे प्रथम या आंतरिक क्रिया भी बोलते हैं, के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं धंस जाती है। अब देखिए ये कैसे होता है, देखिए मैंने आपको बताया था, ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा वो क्या कहते हैं, मेंटल। ये हमारी भूपर्पटी क्रस्ट बोल लो, क्रस्ट, और ये हमारा है मेंटल। मैंने आपको बताया कि ये मेंटल जो है ये लिक्विड पोर्शन में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी के अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक को बोला जाता है प्रथम यानी प्राइमरी, और बाह्य होता है सेकेंडरी। कई बार आता है कि पृथ्वी पर जो सेकेंडरी प्रक्रिया है उसका नाम क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें लैंड पर जो दिख रहा है यानी कि वही वो क्या कहते हैं, जो लैंड पर प्रोसेस चल रहा है ना वो अंदर से ही हो रहा है, तो आंतरिक को बाह्य कर देते हैं। बाह्य प्रक्रिया सेकेंडरी है और आंतरिक प्रथम है, ये याद रखना। आंतरिक प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूपर्पटी है, ठीक है, ये वाला भाग क्या है हमारा भूपर्पटी, और इसके नीचे पाया जाता है एक मेंटल वाला पोर्शन, मेंटल, जो कि किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड। तो ये क्या करता है, मेंटल में कुछ इस तरह की प्लेट्स पाई जाती हैं, मेंटल में कुछ इस तरह की
प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है टेक्टोनिक्स प्लेट्स। तो अच्छे से देखना कि टेक्टोनिक्स प्लेट्स कैसे मूव करते हैं कि कोई भाग ऊपर आ जाता है पृथ्वी का और कोई नीचे चला जाता है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स, ये मानिए ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स जिसे कहते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, तो क्या होता है, ये वाला जो इसी के ऊपर हमारा लैंड है, ठीक है, जब ये एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो लैंड का हिस्सा उठ जाता है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो जहाँ पर भी ये आती हैं एकदम नज़दीक, तो ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पर ये टकराती हैं, क्या होता है, वो वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। दोबारा से बता रही हूँ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मेंटल वाले हिस्से में पाई जाती है, और जब ये एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो ये एरिया ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी का जो स्थल मंडल वाला भाग है, स्थल का रूप, वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, तो सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है। इसका मतलब ये है। अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स विपरीत दिशा में जाती हैं, ऐसे पास आई और अब पीछे चली गई, तो ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ धंस जाता है। पृथ्वी की सतह पर, बिल्कुल सतह के पास है ये, सतह से जब ये दूर गई तो उन्होंने क्या किया, सतह में फाड़ कर दी, अलग कर दिया, तो वो हिस्सा धंस गया। देखिए ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये हमारा पृथ्वी का एरिया है लैंड वाला। जब ये पास आई तो इन्होंने और ज़ोर लगाया और ये ऊपर उठ गया। क्या हो गया, ये उठ जाना, पास, सिंपल आपके लिए कह रही हूँ, पास आने पर। और जब ये दूर जा रही हैं तो क्या कर रही हैं, ये जो हिस्सा था ये टूटकर नीचे की तरफ आ गया, जोर लगाया इन्होंने, और वो जो लैंड का हिस्सा था वो टूटकर नीचे की तरफ चला गया। तो यानी पर उठती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स पास आ जाती हैं, और धंस कब जाती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर हो जाती है। तो ये जो ऊपर उठना और धंसना किस क्रिया से हो रहा है, आंतरिक क्रिया से। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर कहीं पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है या नीचे दब जाता है कई बार पृथ्वी का हिस्सा, वो क्यों होता है, तो आप कहोगे आंतरिक क्रिया के कारण। ऑप्शन आएंगे बाह्य क्रिया, नहीं, आंतरिक क्रिया। आंतरिक क्रिया में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मेंटल वाले लेयर में पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, जब पास आती हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े छोटे छोटे पहाड़ियाँ या माउंटेन्स बढ़ते हैं, बन जाते हैं, और जब वो दूर जाती हैं तो बड़ी बड़ी खाइयाँ, नीचे की तरफ चला जाता है हिस्सा, खाइयाँ बन जाती हैं। तो ये किससे होता है, ऊपर उठना और धंस जाना, ये आंतरिक क्रिया है। यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। अब ऐसे सेंटेंस देते हैं, अब कंडीशनल कहते हैं कि आप पहाड़ों में जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई हिस्सा बिल्कुल दबा हुआ है पहाड़ में, तो वो क्यों है, तो आपको पता होगा, आपको अगर आपने पढ़ा है कि ये किस कारण हुआ, हम लोग तो गए नहीं वहाँ तोड़ने, तो किससे हुआ, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर ये जो गतिविधि चल रही है आंतरिक क्रिया के द्वारा, या तो टेक्टोनिक प्लेट्स पास आई होंगी या दूर गई होंगी, उनके द्वारा या तो ये ऊपर उड़ गया होगा हिस्सा या कहीं धंस गया होगा। याद रखिएगा, आंतरिक क्रिया के कारण सतह का हिस्सा क्या होता है, ऊपर चला जाता है और नीचे धंस जाता है। नेक्स्ट, अब सेकंड हमारी होती है बाह्य क्रिया। दूसरी बाह्य प्रक्रिया को बोलते हैं। प्रथम क्या थी हमारी, आंतरिक क्रिया, और दूसरी है हमारी बाह्य प्रक्रिया। इसको बोला जाता है, पीछे बताती हूँ, इस वाले पेज पर ये देखिए, बाह्य प्रक्रिया क्या होती है, ये हमारी पृथ्वी है, मैंने आपको बताया था, एक मिनट, ये इसके ऊपर टेक्टोनिक्स प्लेट्स चल रही हैं, ये मैंने आपको बताया था, कई बार ये पास आती हैं, कई बार ये क्या होता है, दूर जाती हैं, और कई बार ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाती है, टकरा जाती है कई बार एक दूसरे के ऊपर। तो हमें ये मूवमेंट, जब ये पास आती हैं तो ये हिस्सा क्या होता है, ये बढ़ जाता है, बढ़ना। जब ये दूर जा रही हैं तो ये हिस्सा
धस जाएगा, पृथ्वी का नीचे की तरफ गिर जाएगा धंसता हुआ। और जब ये एक दूसरे के ऊपर आती है तो तब आपने देखो भूस्खलन वगैरह, बहुत सारी सुनामी वगैरह इन्हीं की वजह से आती है, जब एक प्लेट दूसरे के ऊपर चली जाती है। याद होगा अंडमान वाला आया था जब, तो इसी की वजह से बहुत बड़ी सुनामी आई थी उस वक्त। तो मैं आपको बता रही थी ये तो हो गया हमारा इंटरनल प्रोसेस। अब ये वाला जो है हमारा है एक्सटर्नल प्रोसेस। क्या है? हवा, पानी, या फिर हमारी ग्लेशियर्स जो होते हैं क्या करते हैं, जब तेज़ हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी की ऊपर की सतह टूट जाती है, कब हवा के कारण, पानी के कारण, या ग्लेशियर्स देखें आपने, हिमालय वगैरह पूरे आजकल बर्फ़ से ढके हुए हैं। कह रहे हैं कि मनाली पूरे जगह बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़ एक ही जगह नहीं, धीरे धीरे तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे बर्फ़ नीचे की तरफ आना शुरू करेगी। तो बर्फ़ भी नीचे की तरफ क्या होती है, कन्वर्ट होकर नदियों में बन जाती है। तो कोई भी माध्यम हो सकता है जो पृथ्वी के स्थल को चेंज कर देता है। ये स्थल का भाग है, यहाँ पर तेज़ हवा आई और इस वाले हिस्से को अपने साथ उड़ा के ले गई दूसरी तरफ, तो टूटना, याद रखिएगा, टूटने को कहते हैं हिंदी में अपर्दन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इसका एक और नाम है अपक्षय। अपक्षय, टूटना, एक स्थल का भाग जब टूट रहा है, टूट के अलग हो रहा है, तो उसे बोलेंगे अपर्दन। इंग्लिश में इसे बोला जाता है इरोजन, और हिंदी में बोला जाता है अपर्दन या अपक्षय। स्थल का एक भाग टूट गया एकदम ब्रेक हो गया, तो वो क्या होता है, अपर्दन या अपक्षय। जब टूटकर ये भाग टूटकर दूसरी जगह, एक जगह इकट्ठा हो गया, टूट कर गया, और कहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ वाले एरिया में कुछ, तो इसे बोला जाता है निक्षेपण। दोनों में फर्क है, निक्षेपण यानी डिपॉजिट हो जाना, डिपोजिशन। ये टूटे हुए टुकड़े थे, इधर बताती हूँ, ये टूटे हुए टुकड़े हैं, ये टूट गए, टूटना, दोबारा से टूटना मतलब क्या होता है, इरोजन। और जब ये उड़कर हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से उड़कर दूसरी जगह इकट्ठे हो गए, ऐसे दूसरी जगह इकट्ठे हो गए, तो ये होता है हमारा निक्षेपण। एक जगह इकट्ठा होना और नई आकृति बनाना। देख रहे हैं आप, यहां पर ये गया तो यहां पर क्या हो गया हमारा, एक तरह का गड्ढा बन गया यहां पर, इस तरह का, और ये वाला पार्ट इधर जाके उड़ के चला गया। तो यहाँ वाले जो गड्ढे को क्या बोलेंगे, जब टूटा ये भाग इससे ब्रेक हुआ, तो बोलेंगे टूटना, यानी इरोजन हो गया स्थल पर। और वही स्थल का टुकड़ा जब हवा और पानी के माध्यम से आके जाके एक नई शेप में मिल गया, किसी दूसरे गड्ढे में या दूसरी जगह पर जाकर एक जगह इकट्ठा हो गया, तो उसे बोला जाएगा निक्षेपण, जिसे डिपोजिशन भी बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इरोजन यानी अपर्दन, या फिर दूसरा शब्द आ सकता है अपक्षय। याद रखिएगा एक ही है। और ये किससे हो रहा है, बाहर, बाह्य प्रक्रिया है ये, एक्सटर्नल प्रोसेस। पृथ्वी के अंदर से तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है, बाहर से जब कोई प्रोसेस चल रहा है और उसने आके स्थल के हिस्से पर क्या किया, कोई बदलाव लाया, कोई आकृति बनी नई, कोई आकृति तोड़ दी, तो स्थल के रूप में तो बदलाव आया, और वो किससे आ रहा है, बाहरी प्रक्रिया से, तो उसे क्या बोला जाता है, बाह्य प्रक्रिया। ये किसके माध्यम से हो सकती है, हवा, पानी या फिर ग्लेशियर्स के माध्यम से हो सकती है। ये माध्यम होते हैं एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाने के। पहले इन्होंने तोड़ा और फिर अपने साथ उड़ा के एक जगह इकट्ठा करके, एक जब हवा थम जाती है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो उड़ते तो ही रहते, जब सुनामी वगैरह या फिर तूफान आते तो पेड़ वेड़ सब टूटते हुए जब हवा में लहराते हुए जाते हैं,
तो एक ना एक बार जब वो थम जाती है तो क्या होते हैं, वो एक जगह जहाँ पर गिर जाते हैं इकट्ठे, यानी एक दूसरी जगह पर एक जगह से उठ के जब वो दूसरी जगह इकट्ठा हो गए तो वो हमारा निक्षेपण कहलाएगा, और जब वो टूटे वो कहलाएगा हमारा अपर्दन, इरोजन। याद रखिएगा, इन दो शब्दों में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने। टूटने में अपक्षय, और बनना क्या था, यानी कि जब निक्षेपण हुआ तो एक नई शेप बनी, तो यानी स्थल का एक नया रूप बन गया। तो बनना और टूटने की प्रक्रिया किस पर है, जो स्थल के रूप की बाह्य प्रक्रिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को, टूटकर घिस जाना, टूटकर हिस्सा चला गया और नीचे की तरफ क्या हो गया, घिस गया, उसे अपर्दन या फिर इरोजन कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया की द्वारा सतह नीची हो जाती है। अगर एक टुकड़ा हम ज़मीन में जैसे खुदाई तो क्या होता है, वहाँ पर गड्ढा धंस जाती है ना वो जगह, और वो वाला हम दूसरी जगह इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है, एक जगह तो गड्ढा सा हो गया, धंस सा गया, और दूसरी जगह क्या हो गया, इतना बड़ा नई शेप सी बन गई, एक जगह इकट्ठा हो गया वो सामान। तो यही कह रहे हैं कि अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह जहाँ पर खड्डा हुआ है, जहाँ से वो स्थल का भाग गया है, वो तो नीचा हो गया, और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से इनका निर्माण होता है। यानी यहाँ पर ये जो गड्ढा बन गया है, दोबारा से जब हवा आएगी और अपने साथ जो भी लाएगी, बालू, मृदा या कुछ भी चट्टाने वगैरह लाकर एक न एक बार ये क्या करेगी, यहाँ पर भी निक्षेपण कर देगी। ये दो प्रक्रियाएं मैंने बताया था, ये दो प्रक्रियाएं जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तब भी हमारे स्थल का रूप चेंज हो जाता है, टूट जाते हैं। बहुत तेज़ हवा चलती है तब भी हमारे स्थल का रूप बदलता है, टूटना चलता है। और यानी बर्फ़ के द्वारा भी जो हिमालय वगैरह जो ग्लेशियर्स हैं, जो जहाँ हिमाद्री बहती है नदियाँ, वहाँ पर भी इनका घिसटना चलता रहता है, याद रखिएगा। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, अब अगर हमने देखा कि अलग अलग स्थल रूप है पृथ्वी के, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं मोटे मोटे स्थल रूप, 3 प्रकार के स्थल रूप क्या होते हैं। सबसे पहले अगर स्थल में हमें सबसे ऊंचा भाग क्या होता है हमारा, पर्वत, या फिर जिसे क्या बोला जाता है, पहाड़ और माउंटेन। दूसरा होता है पर्वतों से छोटे मगर स्थल से थोड़े से उठे हुए भाग, क्या बोलते हैं उन्हें, पठार, प्लेट्यूज। और तीसरे होते हैं बिल्कुल समतल एरिया, जिन्हें बोला जाता है मैदान, यानी प्लेन्स। ठीक है, पर्वत, पठार और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके आधार पर, ऊंचाई और ढाल। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर्वतों की होती है और इनकी ढाल कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़, प्लेन नहीं होते कि सीधे चले गए हम, ऐसे नहीं होता। पर्वतों में चढ़ना है तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऊबड़ खाबड़ होता है उनका एरिया। पठार, इनकी ऊंचाई इनके मुकाबले कम है, इससे सेकंड नंबर पर। और मैदान क्या है, ऊंचे नहीं होते, थोड़ा सा अगर हम पानी के लेवल से देखें तो थोड़ा सा उठा हुआ भाग क्या होता है, प्लेन एरिया होता है। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत यानी माउंटेन। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक ऊंचाई मतलब ये नेचुरली बने हुए, हम लोगों ने कोई हमारा योगदान नहीं इन्हें बनाने में, ये हमसे बहुत पहले से ऑलरेडी अर्थ में निर्मित हो चुके हैं, इनका निर्माण हो चुका है। तो ये क्या, इनकी प्राकृतिक नेचुरली बने हैं। पर्वतों का कुछ इस तरह के होते हैं, देखिए पर्वत क्या होता है, शिखर, यानी ये वाला हिस्सा क्या होता है, छोटा, तथा आधार, यानी ये जो बेस है इसका, ये क्या होता है, चौड़ा। ये सबने ही देखा होगा शायद, बेस कैसा होता है, चौड़ा, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, छोटा, या फिर कह सकते हैं संकरा। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। आपको पता ही है कि हमने जब पीछे एक पर्वत के बारे में पढ़ा था कि सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है वो, तो वो कौन सी है, हमारी एवरेस्ट। तो इतनी ऊंचाई है कि वहाँ पर क्या होते हैं, पहाड़ों से भी ऊपर चले जाते हैं। वो क्या कहते हैं, इनसे क्या, बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं, वो बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और पहाड़ इतने ऊंचे हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पहाड़ी एरिया पर जाते हैं
वहाँ ठंड क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ क्या है, ध्रुवों के आसपास है, उधर से ठंडक आती है उनके पास। पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ों पर जाने पर, ये पहाड़ जो हैं इक्वेटर से बहुत ऊंचे हैं, याद रखिएगा, हमारी कर्क से भी ऊपर। अभी आगे आप पढ़ोगे कि पहाड़ों पर इसलिए होती है कि वहाँ पर ऊपर की ठंडक आती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो पहाड़ों पर जलवायु ठंडी होती है, इसीलिए ठंडी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ों के अंदर पानी की सोचने की, कहते हैं सींच कर रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी भरा होता है, इनका स्टोरेज होता है इतने ज़्यादा। यहाँ पर क्या होते हैं, जंगल होते हैं, तो जंगल और पानी की वजह से क्या होते हैं, ठंडक होती है, यहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है। पहाड़ी, अब पहाड़ जैसे ये हमारा पहाड़ है और ये क्या है, हमारी पहाड़ी। बोल सकते हैं कि पहाड़ अगर फादर है तो पहाड़ी क्या है, उसकी डॉटर है, मतलब बड़ा और छोटा रूप। पहाड़ क्या होते हैं, हमारे बड़े रूप, और पहाड़ी क्या होती है, हमारी छोटा रूप, पहाड़ का छोटा रूप। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, ये इसकी भूमि है, और यहाँ पर यह पहाड़ी है। 600 मीटर से अधिक, अब ये क्या है, पर्वत तो कई हजार मीटर भी ऊंचे होते हैं, ठीक है। इसकी क्या रेंज है, यानी कि अबव, यहाँ लिख लेंगे, पहाड़ी का क्या है, अबव 600 मीटर प्लस, 600 मीटर प्लस होते हैं ये। यानी कि अगर कोई भी स्थल का वह भाग जो 600 मीटर से ज़्यादा है वो कहलाएगा पहाड़ी, और ये कई हज़ार मीटर तक भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ आपको कहा अबाउट 600 मीटर। जब आप लिखोगे, जब आप पढ़ोगे तो देखना कई बार क्वेश्चन आएगा, अगर आ सकता है कि 600 मीटर तक के या उससे अधिक क्या पर्वत कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं, क्या कहलाता है वो स्थल का रूप, पहाड़ी कहलाता है। तो स्पेशली लिखा हुआ है कि आसपास की भूमि ऊंची उठी होती है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल। ये देखिए ढाल कैसी होती है, इसकी खड़ी होती है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है। कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है पहाड़ों में, सीधी चढ़ाई, कभी इधर से घूमो इधर से घूमो, क्योंकि बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं, इनमें पत्थर होते हैं बड़े बड़े, जिनके ऊपर ये पहाड़ बने होते हैं। पत्थरों का ही तो एक जमघट पहाड़ बन जाता है। तो पहाड़ों का जो ये एरिया होता है, ये स्लॉप्स जो होते हैं, ढलाव जिसे कहते हैं ढलान, वो समतल नहीं होता है। अगर आप कभी भी गए हो पहाड़ में तो ईजी नहीं होता पहाड़ों पर चढ़ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनको पार करना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से हम लोग पहाड़ को क्रॉस कर पाते हैं। छोटी खड़ी 600 मीटर से अधिक एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को ही पर्वत कहा जाता है, सॉरी इसको, यानी ये बिलो 600 है, ठीक है। 600 मीटर से कम वाली को क्या कहते हैं, पहाड़ी, और या 600 मीटर तक की। लेकिन अब 600 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पर्वत। 8000 मीटर के ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। सबसे पहले हमारा कौन सा है, याद होगा आपको, माउंट एवरेस्ट। कितनी थी इसकी हाइट, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर था ये। दूसरा आ जाएगा हमारा K2, इसकी भी 8000 प्लस है। तीसरा है हमारा कंचनजंगा, आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसकी भी क्या है 8000 प्लस है। और एक और है, नहीं 3 ही याद है मुझे, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, K2 ये बहुत है आपका। K2 जो है हमारा POK वाले एरिया में पड़ता है, ये जो पाक वाला अधिकृत POK वाला एरिया है यहाँ पर पड़ता है। ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है इंडिया की, लेकिन ये POK एरिया में है। अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तब तो ये है, लेकिन ये क्या है हमारी POK वाले में, पाक अधिकृत क्षेत्र में, तो तब हम कंचनजंगा पे लगाते हैं सेकंड हाईएस्ट। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, वर्तमान भारत की। लेकिन कहेंगे कि अगर पूरे भारत की, पूरा भारत यानी POK वाले एरिया में भी, तो सबसे बड़ी चोटी तब है K2। और इन तीनों की हाइट कितनी है, 8000 से ऊपर। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ की नदियां रहती हैं। देखिए एवरेस्ट है, जैसे आपको पता है हिमालय रेंज है, जैसे ये कुछ इस तरह की जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये बादलों से भी ऊपर है, और ठंडक इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर क्या होती है, इतनी बर्फ़ पड़ती है कि ये क्या होती है, ये पूरे में
पूरा किससे ढक जाता है, आइस से कवर हो जाता है ये ऐसे। और जो ये आइस है, ये जो बर्फ़ है, ये क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होकर नीचे की तरफ आता है, ये जम जाता है ऐसे, बर्फ़ की नदियाँ सी दिखती हैं ये, और धीरे धीरे मूव करके नीचे की तरफ आ रही होती हैं। लेकिन क्या होता है, ग्लेशियर के टुकड़े धीरे धीरे नीचे आ रहे होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री। ठीक है, हिम नदियाँ भी हिम के द्वारा बनी गई नदियाँ, हिम मतलब आइस, यानी जो नदियाँ किससे बनी हैं, बर्फ़ से बनी हुई हैं। तो बर्फ़ की धीरे धीरे जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है, हिमानी या फिर हिमाद्री। कुछ यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर भी हैं। ये तो हमने देखा कि हमारे लैंड के ऊपर, पिछली बार हमने देखा था कि जैसे एवरेस्ट सबसे स्थल का सबसे ऊंचा भाग है, तो स्थल का सबसे नीचा गहरा खड्डा कहाँ था, हमारे पैसिफिक ओशन में। तो वैसे ही है, देखिए कुछ ऐसे समुद्र के भीतर हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते कठोर जलवायु होने के कारण। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये जो पर्पटी, इसके अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं। एक पर्वत है ये जो क्या है, जो समुद्र के भीतर है, समुद्र के भीतर। कौन सा पर्वत है, मोनाकी पर्वत। और कौन सा समुद्र है, ये भी पैसिफिक ओशन है, ये भी प्रशांत महासागर के अंदर पाया जाता है, मोनाकी पर्वत। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, हवाई भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है इसे, हवाई द्वीप भी बोला जाता है इसे। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ कुछ ऐसे ही पर्वत है जिसे समुद्र के भीतर है, जिन्हें आप देख नहीं सकते। हम समुद्र, सबसे गहरा सागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, और हम नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा गहरा है वो। वहाँ पर भी कौन सा पर्वत पाया जाता है, मोनाकी पर्वत, जिसे क्या बोला जाता है, हवाई द्वीप, पैसिफिक ओशन में है ये। ठीक है, फिर आ गया, तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते कठोर जलवायु होने के कारण। कठोर मतलब असहनीय जलवायु भी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और दोपहर में गर्मी भी लगती है पर्वतों पर। याद रखिएगा, उत्तराखंड वगैरह जाते हो कि सुबह और रात तो बहुत ठंड होती है और दोपहर में सीधी धूप पड़ती है वहाँ। तो कठोर जलवायु मतलब पर्वतों पर रहना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। तो वहाँ की जलवायु क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। बिल्कुल सच बात है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे गांव के लोग, शहरीकरण इसलिए तो हो रहा है कि ग्रामीण लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि पर्वतों पर जो लोग रहते हैं पहाड़ वगैरह की तरफ, वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है। ना ही वहाँ पर प्लेन एरिया है, ना ही वो प्रॉपर अपने लिए घर बना सकते हैं। ऐसे उनके घर होते हैं सीढ़ी ना जैसे, इस तरह से, कुछ इस तरह से उनके ऐसे वो घर बनाते हैं अपने। ठीक है, छप्पर वाले। और इस तरह की उनके क्या है ना, रोड आती है उनकी बिल्कुल सीधी, पहाड़ी एरिया में बहुत दूर दूर होती है रोड। दूसरा, वहाँ कोई कम्युनिकेशन का ना, फ़ोन वगैरह लगते हैं, कोई MTL वगैरह बड़ी मुश्किल से लगते हैं बूथ, और अगर एक बार अगर टूट गया तो फिर दोबारा से उसकी मरम्मत बड़ी मुश्किल है। तीसरा है कि वहाँ पर जो कृषि है वो भी कैसी है, छोटी छोटी जोतें होती हैं, ऐसे ऐसे, मतलब प्लेन बड़ी बड़े, जैसे कहते हैं ना बड़े बड़े लैंड के टुकड़े जहाँ पर वो खेती कर सकें, वैसा नहीं है वहाँ। तो इसलिए वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। जो लोग, इसीलिए वहाँ से लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और प्लेन एरिया में आके रह रहे हैं। तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला है, इस तरह का, ऐसे ऊंचा, तथा कृषि योग्य भूमि की भी वहाँ कमी होती है, क्योंकि बड़े छोटे छोटे खेत हैं। जितनी मेहनत वो करते हैं वहाँ प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाता है, जंगलों को काटना पड़ेगा, वो नहीं हो पाएगा। खेत बहुत दूर दूर होते हैं, पास में नहीं होता। चारे के लिए भी बहुत जंगलों में ले जाना पड़ता है गाय वगैरह को। तो इसलिए पर्वतों पर, जो लोग पर्वतीय स्थानों पर रहते हैं, वहाँ पर हम लोग 4-5 दिन या मैक्सिमम 10-15 दिन के लिए घूमने जा सकते हैं। मगर अगर कोई कहे कि वहीं रहना है तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ की लाइफ से जुड़े हैं, हमें हर चीज़ हाथ में चाहिए। बाहर हमारा ट्रांसपोर्ट है, सामने व्हीकल्स वगैरह मिल जाते हैं, गाड़ी सीधी जा रही है, घर के अंदर आ रही है, AC चाहिए, कूलर चाहिए। सर्दी हो गई तो हमारे घर में क्या है, आजकल गर्म AC भी आ गए हैं। बिल्कुल प्लेन एरिया में हम लोग आराम से अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। यहाँ पर लिमिटेड होता है, एक खेत है उसको काटा, आधा नीचे चला जाता है पोर्शन, आधा ऊपर आ जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है पर्वतों पर रहना। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत है, जो क्या है,
जिसे हवाई द्वीप भी कहा जाता है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। एवरेस्ट की कितनी थी? 8,500 बोल सकते हैं, 8,848 मीटर था। इससे भी बड़ा क्या है? ये मोनाकी पर्वत है। तो यानी जिस स्थल का जो बड़ा भाग है ना, ऊंचा वाला रूप, उससे ज़्यादा तो समुद्र के अंदर पर्वत और गड्ढे हैं। इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्थल का रूप कितना ज़्यादा अलग अलग है, और कई जगह तो हमने देखी भी नहीं है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एवरेस्ट क्या है? 8,800 कुछ प्लस है। ठीक है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब ये मैं अच्छे से बता रही हूँ पीछे चल के। ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। ये होता है वलित पर्वत। मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स कर रही हैं, तो जब टेक्टोनिक 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो ये हिस्सा उठ जाता है, धरातल का ये हिस्सा क्या होगा? उठ जाएगा। और जब ये और ज़्यादा नज़दीक आएंगी तो ये ऐसे उठकर और हो जाएगा, और नज़दीक आएंगी। आपने देखा होगा कि अगर हम स्पॉन्ज लें, उसको ऐसे करें, दबाएं ऐसे, तो क्या होगा? वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं उसे तो और ज़्यादा। तो इसमें कौन सी फोर्स लगती है? कंप्रेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है संपीड़न बल। यानी समीप आती हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स, तो क्या बनाती है? मैंने कहा था ना कि उठा देती हैं हिस्से को। और कैसे उठा देती है? कुछ ऐसे में फोल्ड कर देती हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फोल्ड माउंटेन्स। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे? फोल्ड माउंटेन्स। याद रखिएगा, जब 2 चीज़ें पास आ रही हैं, देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ, ये हमारा लैंड का पीस है। जब 2 बल लगे पास में तो क्या हुआ? ऐसे कुछ टूटा हुआ ये हिस्सा। ठीक है। तो ये जब जोर लगाएंगी तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ये कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से। ये हिस्सा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। नीचे से क्या हो जाएगा? ये हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो पास में आ रही हैं, जोर लगा रही है, एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, और उन्होंने क्या किया? टक्कर मारी, और इसको क्या किया? लैंड के हिस्से को ऊपर कर दिया। और जब ये ऊपर हुआ तो कुछ बार बार करा, तो ऐसे क्या बन गया? ये फोल्ड बन गया ऐसे। ठीक है। तो इसे बोला जाता है फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोला जाता है इसे? ऐसे एक पतला धागा लेते हैं, जैसे उसको ऐसे, अगर हम धागे को नज़दीक लाते हैं क्या हो जाता है? ऐसे फोल्ड बनने शुरू आते हैं। मलमल का कपड़ा होता है, आप ऐसे उसे पास लाओ, क्या होगा? ऐसे से लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी उसमें। तो जो इस तरह की होती है लेयर्स बनी हुई, तो ये बोला जाता है इनको फोल्ड माउंटेन्स। और किससे बनती हैं ये? आंतरिक क्रिया से। आपको इतना याद रखना है कि ये आंतरिक क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं पर्वत। क्वेश्चन आएगा कि पर्वतों का निर्माण आंतरिक क्रिया द्वारा होता है कि बाह्य क्रिया द्वारा? क्या लिखेंगे हम? आंतरिक क्रिया द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। ये नहीं आएगा आपके, इसमें है नहीं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं या कैसे मूव करती हैं। वो जस्ट आपको नॉलेज देने के लिए, किस तरह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो वलित पर्वत है ये क्या होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स, फिर ब्लॉक माउंटेन्स में फंस जाते हैं। तो ये वाले हैं कि जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स पास में आती हैं तो इस तरह के फोल्ड बनाने शुरू कर देती हैं। ये हमारा लैंड का भाग है जो ऐसे फोल्ड हो जाता है, और ये बार बार प्रक्रिया हो रही है, अभी भी चल रही है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये अर्थ के अंदर हर पल कहते हैं कि लगातार मूवमेंट हो रही है, और इससे क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो पर्वतों की ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है, हर साल बढ़ती जाती है। तो ये क्या हो रहा है? इस तरह के। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे वलित पर्वत। क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत।
और इसके एग्जाम्पल देख लो। हिमालय, बहुत बार आता है क्वेश्चन। हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है, आपने देखा होगा कुछ हिमालय ऐसे इस तरह से। दूसरा है हमारा अरावली श्रृंखला, अरावली रेंज, ये भी क्या है हमारा वलित पर्वत के उदाहरण है। तीसरा है हमारा एप्लेशियन पर्वत, एप्लेशियन माउंटेन, ये क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। तो आप वलित पर्वत में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एच फॉर हिमालय और ए, ठीक है। एच फॉर हिमालय, अरावली और एप्लेशियन, ये क्या हो गए हमारे वलित पर्वत हो गए हैं। नेक्स्ट आ गए हम, ये देखिए हमने ये कर लिया था वलित पर्वत। अब आ गए हमारे भ्रंशोत। देखो पर्वत के 3 प्रकार हैं, वलित पर्वत, हिमालय तथा एल्प्स वलित पर्वत है। मैंने आपको बताया था वलित पर्वत कौन कौन से हैं। वलित पर्वत पहला था हमारा एच फॉर हिमालय, ए फॉर अरावली, ए फॉर एप्लेशियन और ए फॉर एल्प्स। एल्प्स कहाँ है? इटली में है, ठीक है। HAAA क्या है हमारा वलित पर्वत। एल्प्स और हिमालय क्या है हमारे वलित, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे पर्वतों में तो जो इनका एरिया चढ़ने वाला स्लॉप जो ढाल है वो कैसी है, सतह ऊबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है। तथा शिखर कैसे होते हैं? शंक्वाकार, कुछ ऐसे कॉनिकल शेप, जैसे बोलते हैं ना कोन, आप आइसक्रीम खाते हो नीचे का जो हिस्सा होता है कुछ इस तरह से होते हैं, शंकु के आकार के ये, ठीक है। भारत की अरावली श्रृंखला, ये बहुत बार आया, सबसे पुरानी वलित पर्वत है। सबसे पुरानी वलित पर्वत होने के कारण ये जो श्रृंखला है पहले ये ऐसे थी बिल्कुल, और अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पे इरोजन होने के कारण जो बाहर जैसे हवा चलती है या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे घिस गई है। सबसे पुरानी विश्व की कौन सी है वलित पर्वत श्रृंखला? अरावली, अरावली। और ये कहाँ है हमारे भारत में, राजस्थान, अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो अपर्दन की क्रिया यानी इरोजन के कारण क्या हो गया, ये धीरे धीरे घिस गई है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है हमारा? एप्लेशियन। और रूस के यूरल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ये कैसी है? घिसती हुई दिखी रही है। और ये क्या है? एप्लेशियन, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और इस तरफ ये एप्लेशियन पाया जाता है। इस तरफ हमारी है रॉकी और ये वाला हिस्सा जो है हमारा एप्लेशियन पर्वत का है। यूरल माउंटेन आपको पता ही है, कौन था यूरल माउंटेन? जो एशिया और यूरोप को अलग जो बाउंड्री कर रही थी उसे क्या कहते हैं? यूरल माउंटेन। और कुछ कैसा दिखाई देता है? ये गोलाकार दिखाई देता है। एप्लेशियन और रूस का यूरल पर्वत ये ऐसे शेप में है, इस तरह से, ठीक है। तो एप्लेशियन दोबारा से लिख देती हूँ, उत्तरी अमेरिका का एप्लेशियन क्वेश्चन आते हैं, और रूस का यूरल पर्वत कैसा आकार है इसका? गोलाकार। इस पर निशान लगा लेना, क्वेश्चन आएगा कि ये तो वलित पर्वत है लेकिन क्या ये कॉनिकल शेप में है? कॉनिकल शेप में कौन सा था हमारा? हिमालय। ये देखिए सबसे पुराना, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है, भारत की अरावली, हिमालय तथा एल्प्स वलित पर्वत है और शिखर इनके शंक्वाकार हैं। इन दोनों के बारे में आया है कि इनकी शेप कैसी है? कॉनिकल शेप। और एप्लेशियन और रूस के यूरल माउंटेन के बारे में क्या आया? कैसी है? राउंडेड, ऐसे सर्कुलेशन मोड में, मतलब गोलाकार दिखाई देते हैं। एवं इनकी ऊंचाई भी कम है, इनके मुकाबले इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने, और किस में आते हैं? नए वलित पर्वत की पुराने, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा ज्वालामुखी पर्वत। हमने ये कर लिया वलित पर्वत। अब हम करेंगे भ्रंशोत पर्वत। ये देखिए फोल्ड माउंटेन, ये क्रस्ट है हमारा। जब ये टेक्टोनिक हुई तो ये वाला हिस्सा ऐसे, जब ये और ज़्यादा दबाव पड़ेगा
तो ये और ज़्यादा फोल्ड आ जाएंगे, फिर और जाके तो कुछ इस तरह से, देखो कभी ऐसे इस तरह से, तो बार बार अपरदन होता है। तो ये ऊपर का हिस्सा क्या होता है, कटता फटता जाता है। ये वाला हिस्सा कभी हवा काट के ले जाती है किसी हिस्से को, कभी ज़्यादा पानी आता है तो ये हिस्सा टूटकर नीचे आ जाता है, लैंडस्लाइडिंग होती है पर्वतों में। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ हिस्सा हो जाता है इन लोगों का, कुछ ऐसी शेप, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, यानी वलित पर्वत। अब आ गए हम भ्रंशोत पर्वत। क्या होते हैं, अब मैंने कहा था जब पास में आते हैं तब बनते हैं वलित पर्वत, लेकिन कई बार क्या होता है, ये टुकड़े, ये है ये टूटा हिस्सा, ठीक है, जब इसने इधर जोर मारा और इसने इधर, देखो एक प्लेट है, मैं प्लेट को खींच रही हूँ तो क्या होगा, प्लेट टूट जाएगी। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स इधर की तरफ गई और ये वाली ने इधर जोर लगाया, इस वाले हिस्से को खींचा इन्होंने, तो क्या हो गया, ये वाला हिस्सा टूटकर इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास, और ये क्या होगा, नीचे की तरफ धंस जाएगा। सब दोबारा बता रही हूँ, ये एक तरह का हमारा लैंड का टुकड़ा है, ठीक है। ये इस पे दरार पड़ गई, बार बार जो मूवमेंट्स हो रही है अर्थ के अंदर से, तो जब ये इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स ने इसको अपनी अपनी ओर खींचा, इन दोनों ने, ठीक है, ये मेरा है, तो ये हिस्सा नीचे की तरफ आ गया कुछ इस तरह से, और ये हिस्सा ऊपर ही रह गया, लटक गया ये हिस्सा, समझ गए। जब ये हिस्से ही अलग हो गए तो नीचे की तरफ तो गिरेगा। ये जो दो हिस्से थे, देखो दोबारा बता रही हूँ मैं इसको, ये देखिए ये लैंड का हिस्सा है और यहाँ से इस पे दरारें पड़ी, ठीक है। ये हिस्सा क्या हो रहा है, उस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है। तो ये जो भार है, ये वाला हिस्सा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। जब कोने ही खींच दोगे किसी के तो बीच का हिस्सा क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये दबाव, जब ये इनको खींच रहा है तो ये वाला हिस्सा तो स्थिर ऐसे रह गया, ये वाला हिस्सा ऐसे रह गया, और ये कहाँ चला गया, ये हिस्सा हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा, धंस जाएगा। तो जब इस तरह के आकार बनते तो ये क्या हो जाते हैं, ये ब्लॉक्स की तरह हो गया। देखो ये वाला, ये क्या हो गए, ब्लॉक्स। तो जब बहुत बड़ा बाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, ये देखो जब ये वाला हिस्सा घिसा, ये दोनों स्टिल है, लेकिन ये क्या, जब इसको खींचा गया तो ये हिस्सा नीचे की तरफ गिर गया, और ये क्या हो गए, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गए, ऊपर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो भाग है ये कैसे हो रहे हैं, ब्लॉक्स की तरह दिख रहे हैं आपको। इसे खंड पर्वत भी बोला जाता है, अलग अलग खंडों में विस्थापित हो जाता है ये, अलग अलग खंड, ब्लॉक्स माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक भी बोला जाता है इसे। जब बहुत बड़ा भाग टूटकर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है। ये देखो, ये तो टूट के नीचे की तरफ आ गया, ये देखो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। ऊपर उठे हुए खंड को क्या बोलते हैं, उत्खंड बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये क्या बोला जाएगा, उत्खंड, और ये वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा, नीचे वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा, द्रोणिका भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश। और जब ये वाला होता है तो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, बड़े बड़े रिफ्ट बन जाती हैं, घाटियाँ। आपने देखा होगा कि पर्वत होते हैं, उनके बीच में क्या होती हैं, बड़ा गैप होता है, वहाँ पर नदियाँ भी ले लेती हैं, कई बार वो नदियाँ भी आना शुरू कर देती, बड़ी बड़ी घाटियाँ बन जाती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक एक हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ चला गया होगा या फिर ऊपर उठ गया होगा, ठीक है, उससे भी बनता है। तो क्या है, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी ऊपर वाले भाग को, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, ग्रैबेन यानी कि द्रोणिका भ्रंश। उत्खंड को हर्स्ट भी बोला जाता है और द्रोणिका भ्रंश को ग्राबेन। यूरोप की राइन घाटी, इसके उदाहरण क्या है, राइन घाटी यूरोप की, तथा वॉस्जेस पर्वत, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना, इसके दो ही हैं, इसको इंग्लिश में आता है ब्लॉक माउंटेन, इसके दो ही हैं। सबसे ज़्यादा किसके थे, वलित पर्वत के उदाहरण थे। इसके कितने, सिर्फ दो हैं, यूरोप की राइन घाटी 1 और दूसरा है हमारा वॉस्जेस पर्वत। इस तरह के पर्वत तंत्र हैं। एटलस में और भी हैं, जैसे हमारे यहाँ एक और एग्जाम्पल लिख लो आप, विंध्याचल, सुना होगा आपने। विंध्याचल क्या है हमारा, एक ब्लॉक माउंटेन है, जैसे खंड, भ्रंश पर्वत, कुछ भी बोल सकते हैं इसे,
सिंपल इंग्लिश की टर्म है ब्लॉक माउंटेन। क्या है इसका एक और उदाहरण? विंध्याचल। ये आप लोगों के लिए कि इंडिया में कहाँ पर है, तो वो विंध्याचल पर्वत जो है हमारा कौन सा है, हमारा ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट आ गया हमारा ज्वालामुखी पर्वत। हमने कर दिया वलित पर्वत, दूसरा हमने किया क्या कहते हैं भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरा हमारा ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं वॉल्केनो, वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स सीधा नाम से पता चल रहा है कि जब पृथ्वी के अंदर, ये देखो, जब अत्यधिक दाब, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, ये स्थल के भाग को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी के अंदर क्या है, जो लिक्विड पोर्शन पाया जाता है, इसको बोला जाता है मैग्मा। क्या बोला जाता है? मैग्मा। लेकिन जब ये तोड़कर आ जाता है बाहर, तो किसके रूप में आता है? लावा। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है पृथ्वी के अंदर से सीधा बाहर फूट कर आता है, तो इसे बोला जाता है लावा। और क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के अंदर जो मेंटल पोर्शन परत में क्या होता है वो, तो वो मैग्मा होता है, द्रवित पदार्थ कौन सा होता है? मैग्मा। उसे लावा मत लिखना, लावा जब बाहर निकलता है वो, क्योंकि ये मैग्मा में फर्क है, उसमें अलग है। जब ये रॉक के साथ जब ये आएगा तो भूपर्पटी की हर लेयर से गुजरता हुआ ऊपर आएगा, ठीक है, जो स्थल मंडल के हर भाग को, तो उसके जो रॉक्स हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं, और इतना गर्म होता है कि वो रॉक्स किस में तब्दील हो जाते हैं, राख के अवशेष बन जाते हैं। तो जब ये निकलता है तो इस लावे में सिर्फ यही मैग्मा नहीं होता, इसमें ये जो भूपर्पटी में जो खनिज तत्व जो भी चीज़ पाई जाती है वो किसमें? लावा। और ये कैसे निकलता है? बिल्कुल काले रंग का। और क्या बना देता है ये? कुछ इस तरह का। क्या बन जाता है यहाँ पे? ये माउंटेन बन जाता है, ज्वालामुखी पर्वत। कहाँ से होता है? मेंटल में जब मूवमेंट्स हो रही है तो उसका जो मैग्मा वाला लिक्विड पदार्थ जो मैग्मा है, जब वो फूट कर बाहर आता है तो किस में तब्दील हो जाता है? ज्वालामुखी पर्वत में। कहते हैं ज्वालामुखी फट रहा है, यानी कि वो ज्वालामुखी का जो ये जो हिस्सा है, ये क्या है? हमारा मैग्मा। और जब ये बाहर आया तो इसे क्या बुलाता है? लावा। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। और जब ये लावा बाहर निकलता है, इतना गर्म होता है उस वक्त, लेकिन धीरे धीरे जब ये हमारी जलवायु में आता है तो क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। नीचे की तरफ जब ये गिर जाता है ऐसे कुछ इस तरह से, तो ये ठंडा होना शुरू होता है। और जहाँ जहाँ ये, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रॉक्स भी पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती है इसके अंदर, तो जब वो नीचे आते हैं धीरे धीरे जम जाती हैं, और इतनी ज़्यादा इनकी परत हो जाती है जम के, तो एक क्या हो जाए, पर्वत का आकार ले लेता है ये। तो इसे ही बोला जाता है ज्वालामुखी पर्वत। ये देखो, ज्वालामुखी में क्या क्या है? इसमें राख है, भाप जो आई है, और गैस, ठीक है, गैस से बने बादल है। किनारों से ये वाली क्या है? ये लावा कहलाते। किनारों से निकलने वाली पिघलती चट्टानें, ये वाली देखो क्या है? ये छोटे छोटे क्या है? ये लावा बम है, जो छोटे छोटे चिंगारियाँ सी निकल रही है, वो क्या है? इतनी गर्मी निकल रही है। और इस पोर्शन को बोला जाता है मैग्मा। इसको लावा मत लिखना, ये क्या है? मैग्मा है हमारा, जो अंदर पाया जाता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। इसके भी दो ही उदाहरण हैं। सबसे ज़्यादा उदाहरण वलित पर्वत के थे, दूसरा हमने किया ब्लॉक माउंटेन भ्रंश पर्वत, उसके दो ही थे, वासजेस और राइन घाटी। और इसके भी दो ही हैं, अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। इजी है, किली और फ्यूजी से याद कर लो आप, किली और फ्यूजी, सिंपल सी टर्म है। एक है हमारा किली और दूसरा है हमारा फ्यूजी। किली हमारा अफ्रीका और फ्यूजी हमारा जापान। छोटा आपको याद करने के लिए बोल रही, छोटी छोटी टर्म्स। नेक्स्ट आ गए हम पर्वतों के लाभ हैं। ये पर्वत क्या होते हैं? बहुत लाभदायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पर्वत जल के, मैंने आपको बताया था कि पर्वतों में क्या होता है, इतनी मिट्टी और इतने पेड़ पौधे होते हैं कि उनके अंदर पानी को सोखने की क्षमता होती है, और बहुत सारा, जिसे कहते हैं ना स्टोर, बहुत बड़ा भंडारण होता है, वो पानी का स्रोत होता है, संग्राहक। बहुत सी नदियाँ पर्वतों में स्थित हिमानियों में, ये देखो हिमानियों से निकलती है। ये मैंने याद किया कि ग्लेशियर पिघल पिघल कर किस में बन जाते हैं? नदी में बन जाते हैं। और हमारे यहाँ जो सदाबहार नदियाँ बोला जाता है इन्हें, जो हिमालय से निकलती हुई आती हैं, पूरे साल ये बहती हैं।
और एक होती हैं मानसून वाली, जो 12 ये होती है 12 मासी, 12 महीने या सदाबहार। एक होती है मानसून जो सिर्फ मानसून के वक्त आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये क्या कहते हैं, राजस्थान वगैरह में जो नदियाँ होती हैं वो मानसून नदी होती हैं ज़्यादातर, वो उन्हीं दिनों आती हैं और फिर सूख जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा, वो इतनी ऊंचाई से नहीं आती हैं। और ग्लेशियर्स में यहाँ पर बर्फ़ हमेशा पूरे साल क्या होती है, धीरे धीरे मेल्ट होती जाती है और नदियों का रूप लेती जाती है। तो इसलिए बहुत सी नदियों का स्रोत क्या है, पर्वत है, हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है, वही फिल्टर करके। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई होता ही है। ज़्यादातर पर्वतों के आगे नीचे जो होते हैं, अगर हम देखेंगे शिवालिक, जो पर्वतों की रेंज है, हिमाद्री, फिर हिमाचल, उसके बाद शिवालिक, तो उसका जो नीचे का एरिया जो गंगा जमुना वाला बना हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वो कहाँ से ले रहे हैं पानी, यहीं से ही तो आ रहा है। तो सिंचाई तथा पन बिजली, मतलब ऊपर से जो पानी आ रहा है नीचे की तरफ गिरता हुआ, उससे क्या बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पन बिजली होता है जो जल द्वारा जो विद्युत बनाया जाता है, ठीक है, जल से विद्युत का निर्माण करना, उसे कहते हैं पन बिजली। के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ और वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त हैं। पहाड़ियाँ छोटी छोटी, आपने दार्जिलिंग वगैरह देखा होगा कैसी होती है, चाय वगैरह के बागान हैं वहाँ, वो ऐसी हैं, वेदिकाएँ बनी हुई हैं उसकी अलग अलग ऐसे, ठीक है, वही है। तो उसके क्या उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, बिल्कुल अलग अलग तरह के, ये जो आप लोग आजकल हर्बल सुन रहे हो हर जगह की, भैया हम हर्बल खाएंगे, हर चीज़ में हमारा शाकाहार होना चाहिए, तो ज़्यादातर जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, हमारे पर्वतों पर। और पर्वत क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत बड़े बड़े वहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो बहुत सारे जीव जंतुओं और पक्षियों के क्या होते हैं, शेल्टर यानी होम प्रोवाइड कराते हैं उन्हें, उनके घर होते हैं वो एक तरह से। पर वनों से हमें क्या मिलता है, पर्वतों में अलग अलग प्रकार वनस्पतियाँ बिल्कुल पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं। और वहाँ पर जो जंगल होते हैं, वहाँ से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी वगैरह, चारा, आश्रय, शेल्टर मिलते हैं। दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, और भी जैसे हमारा क्या कहते हैं, मधुमक्खी से जो देती है शहद वगैरह, कई चीज़ें पाए जाते हैं। फल फूल पाए जाते हैं वहाँ पर, अलग अलग उनसे दवाइयाँ बनती है, वो वहीं पाए जाते हैं जंगलों में। सैलानियों के लिए, और पर्वत एक बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट्स भी होता है, टूरिस्ट स्पॉट होता है पर्वत। ज़्यादातर गर्मियों में लोग कहाँ जाते हैं, पर्वतों पर, क्योंकि हमारे नॉर्थ जो इंडिया है, बीच का हिस्सा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मिडल पार्ट में। तो लोग क्या करते हैं, पर्वतीय स्थानों पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। तो इसलिए क्या होता है, टूरिज्म के लिए भी पर्वतों का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।